इतनी गहराई से जुड़ा है कि हम शायद ही कभी इसके पीछे के विज्ञान के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम मानव दृष्टि की वास्तुकला और शरीर विज्ञान यानी हमारी आंखों की बनावट, उसके हार्डवेयर और उसके काम करने के तरीके की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ बायोलॉजी के कुछ फैक्ट्स गिनाना नहीं है। हाँ, वो तो बोरिंग हो जाएगा। सही बात है। हम उस अद्भुत और जटिल सिस्टम को समझना चाहते हैं जो हमें इस रंगीन दुनिया को देखने के काबिल बनाती है। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए जब मैं सोर्स मटेरियल पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसा फैक्ट मिला जो सच में दिमाग चकराने वाला है। मैं अनुमान लगा सकती हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम हर दिन सुबह उठते हैं और दुनिया को बिल्कुल सीधा देखते हैं। पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इमारतें सीधी खड़ी हैं, आसमान ऊपर हैं और जमीन नीचे। लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि हमारी आंखों के अंदर मौजूद पर्दे पर इस पूरी दुनिया की जो तस्वीर बनती है वो असल में बिल्कुल उल्टी होती है। हाँ, इन्वर्टेड इमेज। जी हाँ, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। ये सचमुच मानव शरीर विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है और आज की इस डीप डाइव का संदर्भ भी यही है। हम केवल ये नहीं जानने वाले हैं कि आंख एक ऑर्गन के रूप में कैसे काम करती है, बल्कि हम उस पूरी व्यवस्था को समझेंगे जहां रोशनी की किरणें, हमारी बारीक मांसपेशियां और बेहद जटिल रसायन एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक पूरी टीम की तरह। बिल्कुल। ये एक ऐसा शानदार तालमेल है जो बिना रुके, बिना थके हमारे लिए इस दुनिया को विजिबल बनाता है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आज के किसी भी मॉडर्न कैमरा से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आंख की बाहरी और अंदरूनी बनावट की, जिसे हम इसका हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर एक अच्छा शब्द है इसके लिए। जब हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा नेत्र गोलक, जिसे आईबॉल कहा जाता है, वो खोपड़ी के अंदर एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर होता है। इस खोखली जगह को नेत्र कोटर या आई कैविटी कहते हैं। हाँ, एक बोन सॉकेट की तरह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये आईबॉल इस कैविटी के अंदर बस ऐसे ही हवा में नहीं झूल रहा होता। इसे कंट्रोल करने के लिए ये कुल 6 मसल्स से जुड़ा होता है। 6 मसल्स। इनमें से 4 रेक्टस पेशी होती हैं और 2 ऑब्लिक पेशी होती हैं। ये एक टेक्निकल नाम है थोड़े। हाँ, थोड़े टेक्निकल जरूर हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल। इन 6 मसल्स को हम एक कठपुतली की डोरियों की तरह समझ सकते हैं। ये डोरियां ही हैं जो हमें अपनी गर्दन हिलाए बिना सिर्फ आंखों को घुमाकर ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं देखने की आजादी देती हैं। एकदम स्मूथ मूवमेंट। सही कहा। इनका बैलेंस इतना सटीक होता है कि हमारी दोनों आंखें एक ही समय पर बिल्कुल एक ही दिशा में घूमती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मसल कमजोर हो जाए या उनका आपसी तालमेल बिगड़ जाए तो आंखों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ओह, अच्छा। और इसी स्थिति को हम आम भाषा में बेंगापन या स्क्विंट कहते हैं, जहां दोनों आंखें एक साथ एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाती। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। मसल्स का ये बैलेंस वाकई जरूरी है। वैसे रिसर्च के दौरान मुझे एक और बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिला। कौन सा? हम अक्सर टीवी पर या हॉस्पिटल्स में नेत्रदान या आई डोनेशन के बारे में सुनते हैं। आमतौर पर यही धारणा होती है कि आई डोनेशन के समय किसी मृत व्यक्ति की पूरी आंख निकालकर किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को लगा दी जाती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन साइंटिफिक रियलिटी से बिल्कुल अलग है। आई डोनेशन में पूरी आंख बाहर नहीं निकाली जाती, बल्कि केवल आंख के सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट हिस्से का उपयोग होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये जानकारी सच में हैरान करने वाली थी मेरे लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। पूरी आंख का ट्रांसप्लांट अभी तक मेडिकल साइंस में संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी ऑप्टिक नर्व को यानी दृष्टि तंत्रिका को ब्रेन से दोबारा जोड़ना बेहद जटिल काम है। मतलब वायर्स जुड़ नहीं पाती हैं। हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए। और इसी कॉर्निया के महत्व को समझने के लिए हमें आंख की लेयर्स को समझना होगा। हमारी आंख के आईबॉल पर बाहर से अंदर की तरफ मुख्य रूप से 3 आवरण या लेयर्स होती हैं। तो ये लेयर्स किस तरह की होती है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो आंख बस एक सफेद गोला और बीच में एक रंगीन हिस्सा ही नजर आती है। बाहर से देखने पर भले ही ये सिंपल लगे, लेकिन इसकी बनावट लेयर्स में बनती है। सबसे पहली और बाहरी लेयर है ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा। हाँ, इसका नाम भले ही जटिल हो, लेकिन इसे आंख का टफ आउटर केस या एक मजबूत सुरक्षा कवच माना जा सकता है।
बिल्कुल किसी अंडे के बाहरी सख्त छिलके की तरह। इसी लेयर में सामने की तरफ हमारा ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। वही हिस्सा जिसका आई डोनेशन में उपयोग होता है। एकदम सही। ये एक साफ खिड़की की तरह है। और आंख का बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, जो हमें सफेद रंग का दिखाई देता है, वो स्क्लेरा कहलाता है। यानी वो सफेद हिस्सा जो हम रोज शीशे में अपनी आंख में देखते हैं वो स्क्लेरा है। और जो पुतली के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीशा है वो कॉर्निया है। इसके बाद अंदर क्या होता है? इसके ठीक नीचे दूसरी या मिडिल लेयर आती है, जिसे ट्यूनिका वैस्कुला कहते हैं। जैसा कि इसके नाम वैस्कुला से ही पता चलता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। रक्त वाहिकाएं। हाँ, ये लेयर आंख की पूरी प्लम्बिंग और न्यूट्रिशन सप्लाई का काम करती है। इस लेयर में 3 मेन पार्ट शामिल होते हैं: चोरॉइड, सिलियरी मसल्स और आइरिस। आइरिस। हाँ, आइरिस वही हिस्सा है जो हमारी आंख को उसका स्पेशल रंग देता है। किसी इंसान की भूरी, नीली या काली आंखें असल में इसी आइरिस का ही रंग होती हैं। ओ, तो किसी की ब्लू आइज हैं तो मतलब उसका आइरिस ब्लू है। हाँ। और फिर इसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर आती होगी जहां असल में देखने का प्रोसेस होता है। सही पकड़ा। तीसरी और सबसे अंदरूनी लेयर है न्यूरोसेंसरी लेयर। ये पूरी आंख का सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसे हम डिजिटल कैमरा के सेंसर की तरह समझ सकते हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है: पार्स इरिडिया, पार्स सिलियारिका और सबसे अहम पार्स ऑप्टिका। पार्स ऑप्टिका। हाँ, और इसी पार्स ऑप्टिका को ही हम आम भाषा में रेटिना कहते हैं। यही वो पर्दा है जिस पर बाहर की दुनिया की तस्वीरें बनती हैं। अब जब हमने इस बायोलॉजिकल कैमरा की एक्सटर्नल बॉडी, उसकी प्लम्बिंग और अंदर के सेंसर यानी रेटिना को समझ लिया है, तो जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। क्या कॉर्निया से लेकर पीछे रेटिना तक की जगह एकदम खाली होती है? क्या वहां सिर्फ हवा भरी होती है? बिल्कुल नहीं। अगर आंख अंदर से खोखली होगी तो वो किसी पिचकिते हुए गुब्बारे की तरह अपना आकार खो देगी। हमारी आंख के अंदर कुछ स्पेशल चैम्बर्स होते हैं जिनमें लिक्विड भरा होता है। लिक्विड? हाँ, कॉर्निया और अंदर मौजूद लेंस के बीच के छोटे से हिस्से को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। इसमें एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव भरा होता है, जो बिल्कुल पानी जैसा साफ होता है। ठीक है। और लेंस से लेकर पीछे रेटिना तक का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है, जो थोड़ा जेली जैसा होता है। तो क्या इन फ्लूइड्स का काम सिर्फ आंख को गुब्बारे की तरह फुलाकर रखना है या कुछ और भी करते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में जोड़कर देखें तो ये फ्लूइड सिर्फ प्रेशर बनाकर आकार ही नहीं बनाए रखते, बल्कि ये रोशनी की किरणों को सही तरीके से लेंस और रेटिना तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। रिफ्रैक्शन में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी देते हैं, क्योंकि उन हिस्सों में ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब क्योंकि हमने लेंस का जिक्र किया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आंख अलग अलग दूरियों पर फोकस कैसे करती है। हाँ, फोकस वाला पार्ट। साइंस के अनुसार एक हेल्दी इंसान की क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है। यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास रखी चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। लेकिन हमारी देखने की मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। हम आसमान में करोड़ों लाइट ईयर्स दूर चमकते तारों को भी साफ देख सकते हैं। ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। एक डीएसएलआर कैमरा में तो पास की चीज देखने के लिए अलग लेंस लगाना पड़ता है और दूर की चीज के लिए बड़ा टेलीफोटो लेंस या फिर लेंस को हाथ से घुमाकर फोकस सेट करना पड़ता है। हाँ, मैनुअल फोकस करना पड़ता है। लेकिन हमारी आंखें ये सब एक ही लेंस से और वो भी पलक झपकते ही खुद ब खुद कर लेती हैं। ये जादू आखिर काम कैसे करता है? ये जादू मिडिल लेयर में मौजूद सिलियरी बॉडी की मसल्स और लेंस को चारों तरफ से पकड़कर रखने वाले सस्पेंसरी लिगामेंट के अद्भुत तालमेल का नतीजा है। इसे एक ट्रैम्पोलिन की तरह सोचिए। ट्रैम्पोलिन? हाँ, जब हमें दूर की कोई चीज देखनी होती है तब क्या होता है? हमारी सिलियरी बॉडी की मसल्स में रिलैक्सेशन होता है, यानी वो ढीली पड़ जाती हैं। उनके ढीले पड़ने से सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्प्रिंग की तरह टाइट हो जाते हैं और उनमें संकुचन आ जाता है। ओके, तो वो खींचने लगते हैं। बिल्कुल। ये लिगामेंट्स हमारे ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस को किनारों से जोर से खींचते हैं, जिससे हमारा लेंस खिंचकर एकदम फ्लैट हो जाता है और इस फ्लैट लेंस की मदद से हम दूर की चीजों पर फोकस कर पाते हैं। जरा रुके, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? जब मसल रिलैक्स हो रही है तो लिगामेंट टाइट हो रहा है और लेंस फ्लैट हो रहा है, और जब हम अचानक दूर आसमान से नजर हटाकर अपने हाथ में रखी किताब पढ़ने लगते हैं यानी पास की कोई चीज देखते हैं, तब क्या ये पूरी प्रोसेस उल्टी दिशा में काम करती है? बिल्कुल।
पास की चीज देखने के लिए सिलेरी बॉडी की मसल्स को काम करना पड़ता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके सिकुड़ने से लिगामेंट्स पर प्रेशर कम हो जाता है, यानी वो ढीले पड़ जाते हैं। यानी ट्रैम्पोलिन के स्प्रिंग्स ढीले पड़ गए। सही। जैसे ही ट्रैम्पोलिन के स्प्रिंग ढीले पड़ते हैं, हमारा फ्लेक्सिबल लेंस अपनी नेचुरल शेप में आकर थोड़ा मोटा या थिक हो जाता है। लेंस के मोटा होने से हम पास की चीजें आसानी से देख पाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता कि आंख के अंदर इतने माइक्रो लेवल पर खिंचाव और सिकुड़न लगातार चल रही है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। हम बस यहाँ देखते रहते हैं। वही तो इस बायोलॉजिकल डिजाइन की खूबसूरती है। लेकिन विजन सिर्फ फोकस करने के बारे में नहीं है। आंख में आने वाली रोशनी की मात्रा को कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। तेज धूप में अगर बहुत ज्यादा रोशनी आंख में चली जाए तो अंदर का सेंसिटिव रेटिना डैमेज हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर आइरिस और प्यूपिल का काम शुरू होता है। आइरिस के बीच में जो एक छोटा सा काला छेद होता है, उसे प्यूपिल या पुतली कहते हैं। रोशनी इसी रास्ते से अंदर जाती है। ठीक है। आइरिस के अंदर 2 तरह की बारीक मसल्स होती हैं, जो कैमरा के अपर्चर की तरह प्यूपिल के आकार को कंट्रोल करती हैं। इन्हें सर्कुलर मसल और रेडियल मसल कहा जाता है। तो जब कोई तेज धूप में बाहर निकलता है तो ये मसल्स कैसे काम करती हैं? तेज धूप में आइरिस की सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये पुतली के चारों ओर एक रिंग की तरह होती है, तो इसके सिकुड़ने से प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, ताकि बस जरूरी रोशनी ही अंदर जाए। हाँ, और इसके विपरीत जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस की रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इससे प्यूपिल फैलकर बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आंख के अंदर जा सके और हम कम रोशनी में भी चीजों को देख सके। यह बात सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने हार्डवेयर, फोकस और रोशनी के कंट्रोल की बात की, अंधेरे और उजाले का जिक्र हुआ है, तो चलिए अब आंख के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल जादू होता है, यानी रेटिना पर। हाँ, वो जगह जहां रोशनी की किरणें टकराकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती हैं। रेटिना पर मौजूद उन 2 बेहद खास सेल्स की बात करते हैं जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इन दोनों सेल्स की संख्या और इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। इसे इस तरह विजुलाइज करें कि हमारी आंख के रेटिना पर रॉड्स की संख्या लगभग 125 मिलियन है। 125 मिलियन? हाँ, यानी 12.5 करोड़। हाँ, सोचिए, एक छोटे से रेटिना पर एक पूरे देश की आबादी बसी हुई है, जबकि इसके मुकाबले कोन्स की संख्या बहुत ही कम, मात्र 5 मिलियन यानी 50 लाख है। मात्र 50 लाख? हाँ, ये जो 125 मिलियन रॉड्स हैं, इनका मेन काम है कम रोशनी या अंधेरे में हमें चीजों के आकार और आउटलाइन को देखने में मदद करना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर कोन्स की संख्या इतनी कम है, सिर्फ 50 लाख, तो फिर हम इस दुनिया के सारे खूबसूरत रंगों को इतने शानदार तरीके से कैसे देख पाते? क्योंकि रंगों को देखने का पूरा काम तो सिर्फ और सिर्फ कोन्स ही करते हैं। ब्राइट लाइट में भी वही एक्टिव होते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब इस फैक्ट में छिपा है कि कोन्स की संख्या भले ही रॉड्स से बहुत कम हो, लेकिन वो रॉड्स की तुलना में 300 गुना अधिक सेंसिटिव होते हैं। 300 गुना? हाँ, 300 गुना। इसी हाईली सेंसिटिव नेचर के कारण केवल 50 लाख कोन्स भी करोड़ों रंगों को पहचानने और ब्रेन तक उनकी सटीक जानकारी पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और इस सेंसिटिविटी के पीछे पूरी केमिस्ट्री है। हमारी आंखें वास्तव में छोटी केमिकल लेबोरेटरीज हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो इन सेल्स के अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो इस रोशनी को पहचानते हैं? रॉड्स में एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। ये रोडोप्सिन 2 चीजों से मिलकर बनता है, रेटिनल और ऑप्सिन। रेटिनल असल में विटामिन ए से बनता है। ओह, इसीलिए बचपन में गाजर खाने की सलाह दी जाती थी। हाँ, ताकि विटामिन ए मिले और हमारी नाइट विजन यानी रॉड्स कमजोर ना हो। जब रोशनी कम होती है तो ये रोडोप्सिन पिगमेंट एक्टिव होता है। और कोन्स में कौन सा केमिकल होता है? कोन्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसे आयोडोप्सिन कहते हैं। ये रेटिनल और फोटोटॉप्सिन से मिलकर बना होता है। जब उजाला होता है तो ये आयोडोप्सिन पिगमेंट काम करना शुरू करता है और हम लाल, नीले, हरे जैसे तमाम रंगों को देख पाते हैं। बहुत बढ़िया। ये दोनों पिगमेंट्स रोशनी पड़ने पर लगातार टूटते हैं
और फिर बॉडी की एटीपी यानी एनर्जी का यूज करके दोबारा बनते रहते हैं। एक्सपीरियंस होता है जो हम सबने कभी ना कभी फील किया है। जब कोई तेज धूप से अचानक किसी अंधेरे सिनेमा हॉल में जाता है तो कुछ पलों के लिए उसे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे आंखें काम करना बंद कर चुकी हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर की तेज रोशनी में रॉड्स का रोडोप्सिन पिगमेंट पूरी तरह टूट चुका होता है। ठीक है। जैसे ही इंसान अंधेरे हॉल में पहुंचता है, उस रोडोप्सिन को दोबारा बनने और एक्टिव होने में थोड़ा समय लगता है, और जैसे जैसे वो रसायन दोबारा बनता है, अंधेरे में भी चीजें धीरे धीरे साफ दिखने लगती हैं। कमाल का मैकेनिज्म है। अब रेटिना की इस पूरी स्ट्रक्चर में एक तरह की ज्योग्राफी भी है। ऐसा नहीं है कि ये सेल्स हर जगह एक जैसी फैली हैं। एक जगह है फोविया सेंट्रालिस या मैक्यूला लुटिया, जिसे येलो स्पॉट भी कहा जाता है। हाँ, ये रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच का वो खास बिंदु है जहां कोन्स सबसे ज्यादा संख्या में जमा होते हैं। सही कहा। और यही कारण है कि जब हमें किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना होता है, जैसे सुई में धागा डालना या कोई बारीक अक्षर पढ़ना, तो हम उसे बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लाते हैं, ताकि उसका फोकस येलो स्पॉट पर बने। बिल्कुल। ऐसा करने पर उस चीज का सीधा इमेज इसी येलो स्पॉट पर बनता है, जहां हमें सबसे ज्यादा क्लियर, हाई रेजोल्यूशन और कलर तस्वीर मिलती है। और इसकी ठीक ऑपोजिट एक और जगह होती है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। रेटिना पर एक ब्लाइंड स्पॉट या अंधा बिंदु भी होता है। ये वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलकर हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। हाँ, नर्व एग्जिट पॉइंट। इस ब्लाइंड स्पॉट पर ना तो रॉड्स होते हैं और ना ही कोन्स। इसका मतलब है कि अगर कोई रोशनी की किरण इस पॉइंट पर पड़ती है तो वहां कोई सेंसर ही नहीं है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब हमारे विजन में एक छेद होना चाहिए, लेकिन हम इस छेद को महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे दिमाग की एक और जादुई चाल है। इसे फोटोशॉप के कंटेंट अवेयर फिल टूल की तरह समझ सकते हैं। फोटोशॉप वाला फीचर। हाँ, वही। हमारा ब्रेन दोनों आंखों से आने वाले डेटा को लगातार मिलाता रहता है और उस ब्लाइंड स्पॉट वाली खाली जगह को आसपास के रंगों और शेप से बड़ी चालाकी से भर देता है, ताकि हमें दुनिया की एक पूरी सीमलेस तस्वीर नजर आए। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हम लेंस से फोकस कर रहे हैं, प्यूपिल से रोशनी कम ज्यादा कर रहे हैं, रॉड्स और कोन से सिग्नल्स बना रहे हैं, लेकिन जब ये सब हो जाता है तो रेटिना पर कैसी तस्वीर बनती है? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही वो रहस्य खोला था, साइंस बताता है कि रेटिना पर बनने वाला इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। हमारी आंखें इस सीधी दुनिया को उल्टा ही कैप्चर करती हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर आंखें दुनिया को उल्टा देखती हैं तो कोई इंसान सीधा कैसे चलता है? वो चीजों से टकराता क्यों नहीं? वही तो। ये काम हमारे ऑप्टिक नर्व और हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स का है। ब्रेन उस उल्टी तस्वीर के डेटा को प्रोसेस करता है और सेकंड के भी कई हजारवें हिस्से में उसे सीधा कर देता है। और जब हम विजन के अलग अलग तरीकों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हमें इंसानों और दूसरे जानवरों के देखने के तरीके में जो बेसिक अंतर है उस पर भी गौर करना चाहिए। जरूर। बायोलॉजी में इसे बाइनोक्युलर विजन और मोनोक्युलर विजन के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। हाँ, ये एवोल्यूशन का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। बाइनोक्युलर विजन वो होती है जब हमारी दोनों आंखें एक ही समय पर सामने मौजूद एक ही ऑब्जेक्ट को एक साथ देखती हैं। हम मनुष्य और बंदर बाइनोक्युलर विजन वाले प्राणी हैं। हमारी दोनों आंखें चेहरे के बिल्कुल सामने होती हैं। इसका फायदा क्या है? इससे हमें डेप्थ परसेप्शन मिलता है, यानी गहराई का पता चलता है। हम सटीक अंदाजा लगा पाते हैं कि सामने रखी कोई चीज हमसे कितनी दूर है या हमारी तरफ आ रही क्रिकेट बॉल की स्पीड क्या है। और दूसरी तरफ होती है मोनोक्युलर विजन। इस कंडीशन में दोनों आंखें एक साथ अलग अलग चीजों को देखती हैं। एग्जाम्पल के लिए घोड़ा, खरगोश और मेंढक को देखा जा सकता है। इन जानवरों की आंखें उनके सिर के सामने नहीं, बल्कि दोनों किनारों पर होती हैं, साइड में होती हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बिना अपना सर घुमाए लगभग 360 डिग्री तक देख सकते हैं। नेचर ने उन्हें ये विजन इसलिए दी है ताकि वो पीछे से चुपके से आने वाले शिकारियों को आसानी से देख सकें और अपनी जान बचा सकें। लेकिन इस वाइड विजन के कारण वो हमारी तरह डेप्थ का बहुत सटीक अंदाजा नहीं लगा पाते। उनके लिए ये दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी हमें दिखती है। वाह, तो एक मनुष्य के रूप में हमारी दृष्टि को केवल एक साधारण कैमरा से कंपेयर करना इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये 6 मसल्स की प्रिसाइज मूवमेंट्स, 3 कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव और सेंसरी लेयर्स,
आकार बनाए रखने वाले एक्वस और विट्रियस फ्लूइड्स, खुद को हर सेकंड एडजस्ट करने वाले सिलियरी लिगामेंट्स और आइरिस की मसल्स का एक ऐसा समूह है जो एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करता है। बिल्कुल सही समरी दी आपने। और सबसे बढ़कर ये 125 मिलियन रॉड्स और 5 मिलियन कोन्स की एक ऐसी सिम्फनी है जो रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जैसे केमिकल्स के साथ मिलकर बिना रुके बिना थके बज रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम इस खूबसूरत दुनिया के नज़ारों को देख सकें। ये सच में एक अजूबा है। इस पर जितनी गहराई से विचार किया जाए ये उतना ही विस्मयाकारी लगता है। ये सिर्फ मेडिकल साइंस के फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा शरीर कितनी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। और अगली बार जब भी कोई व्यक्ति एक खूबसूरत सनसेट का नज़ारा देखे या कम रोशनी वाले किसी कमरे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब के पन्ने पलटे, तो उसे बस एक पल के लिए ये ज़रूर याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? कि उसके सर के अंदर उन छोटी सी आंखों में एक पूरा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स काम कर रहा है। करोड़ों सेल्स रोशनी के एक एक फोटॉन को पकड़कर उसे केमिकल्स में तोड़कर इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स बनाकर ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक भेज रही हैं, और वो भी हमारे पलक झपकने से पहले। बिल्कुल। ये साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारा हर पल का, हर सेकंड का एक्सपीरियंस है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद, इन सारे फैक्ट्स को समझने के बाद, एक ऐसा विचार दिमाग में आता है जिस पर शायद हमने सीधे तौर पर बात नहीं की है। वो क्या है? हमने आज विस्तार से जाना कि हमारी आंखों के रेटिना पर इस दुनिया की जो तस्वीर बनती है वो असल में बिल्कुल इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है। हमारा ब्रेन उस उल्टे डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सीधा करता है। ऐसे में ये सोचना कितना अजीब और थोड़ा डरावना लगता है